हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका लेक्चर नंबर 9 लास्ट लेक्चर है। ठीक है, जिसमें मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन लूंगा और एक टॉपिक रह गया छोटा सा, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पास्कल ट्रायंगल क्या है, तो मेरी बात सुने। पास्कल ट्रायंगल क्या है? पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ने क्या किया, जो एनएमआर सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी आती है, बहुगुणता, और उसका जो रेशो आता है, अनुपात आता है, उसके बीच में रिलेशन बताया एक त्रिकोण या ट्रायंगल की सहायता से, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल त्रिकोण बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, पास्कल ने एनएमआर सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी, इसको अपन n+1 से निकालते हैं। n वहां क्या होता है, नेबरिंग प्रोटॉनों की संख्या। अलग से एक लेक्चर भी है, इस पे जाके देखें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल के नाम से होगा, अजय अकेडमी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिसिटी आती है, उसका जो रेशो आता है, उसके बीच में एक रिलेशन बताया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। चलिए देखो, जैसे मेरे पास यहां तो मैं लिख रहा हूं नेबरिंग प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी किससे निकालते हैं, n+1। और यहां लिख रहा हूं मैं उसका रेशो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, उसका रेशो लिख रहा हूं। ठीक है, मैं बोलता अगर नेबरिंग प्रोटॉन 0 होते तो मल्टीप्लिसिटी क्या आती, सिंगलेट। 0+1 कैसी आती, सिंगलेट। दिख नहीं रहा क्या, देखो सिंगलेट। तो रेशो क्या आता, 1। किसका मतलब, सिंगलेट का मतलब तो 1 ही है। अगर मेरे पास नेबरिंग प्रोटॉन होता 1, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, हमको पता है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आती, डबलेट। कैसी आती, डबलेट। इसका मतलब रेशो क्या आता, 2, तो इसका 1:1। ठीक है, अगर आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन होते 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। अगर 2 होते हैं तो क्या आती है मल्टीप्लिसिटी, ट्रिपलेट। इसका रेशो भी लिखेंगे अपन, उसको निकालना का सीखेंगे कैसे आता है, वही तो पास्कल ने बताया। अगर नेबरिंग प्रोटॉन 3 होते तो n+1 क्या आता, क्वाड्रेट। 4 आता, मल्टीप्लिसिटी 4 आती। अगर नेबरिंग प्रोटॉन ही 4 होते तो 4+1 n+1 कितना आता, 5। और 5 को बोलते हैं क्वांटेट, क्वांटेट। ठीक है, अगर नेबरिंग प्रोटॉन 5 होते तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आती, 6। 6 को बोलते हैं सेक्सेट। ठीक है, और अगर 6 होते नेबरिंग प्रोटॉन, देखिए कितना आता, 6+1 7, तो क्या आता, सेप्टेट। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो जब 0 होते तो मल्टीप्लिसिटी आती 1, डबलेट। 2 n+1 होता है तो 1 ज्यादा, क्वाड्रेट, क्वांटेट, सेक्सेट और सेप्टेट। रेशो क्या आता, डबलेट होता है, सिंगलेट होता है जब तो 1, तो इसका मतलब ये रेशो। डबलेट होता है तो 1/1 रेशो। ट्रिपलेट होता है तो अपन पढ़ चुके हैं, ट्रिपलेट के लिए क्या आता है, 1:2:1। अगर क्वाड्रेट होता तो क्या आता, 1:3:3:1। ठीक है, अगर क्वांटेट होता मतलब 5 में टूटता तो ये रेशो आता है 1:4:6:4:1। अगर सेक्सेट होता, इसका मतलब नेबरिंग प्रोटॉन कितने होते, 5। दिख रहा है आपको, तो रेशो आता 1:5:10:5:1। ठीक है, ये आता। अगर सेप्टेट होता तो आता 1:10:15। यहां आ नहीं रहा, इसको आप इसको लिखो, फिर मैं नीचे वाले को बताता हूं। इसको लिखो पहले आप एक बार, दिख रहा है क्या, तो मैं यही लिख देता हूं। यह आता है 1:6:15:20:15:6:1। ये याद नहीं करना, मैं बताऊंगा अभी पास्कल ने इसको कैसे बताया था। एक बार इसको लिखो अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। जैसे नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या है और उसका रेशो क्या है, इसके बारे में ही पास्कल ने जानकारी दी थी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिखो, फिर ये रेशो आपको याद नहीं करना, मैं इसका तरीका बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप एक बार इसको लिखो, आप ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, और ये याद नहीं करना, इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, लिखो आप एक बार इसको, लिखो, लिख लिया। अब देखो, ये याद नहीं करना आपको, मैं बताता हूं कैसे पास्कल ने बताया था। ठीक है, ये आप लिख लिया होगा, आई होप। देखो मैं बताता हूं पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया पास्कल।
आपसे कोई पूछे कि पास्कल ट्रायंगल किसके बारे में जानकारी देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल और सिग्नल का जो मल्टीप्लिसिटी है उसका रेशो क्या है, इसके बारे में पास्कल ने क्या की थी, जानकारी दी थी। इसको अपन बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिकोण। ठीक है, ये रेशो अपन कैसे बताएंगे, देखो मैं बताता हूं। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स आप खुद भी लिख सकते हैं सारे, मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, उनका आंसर भी लिख दूंगा बोर्ड पे, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं। देखो तरीका क्या, सबसे पहले अगर नेबरिंग प्रोटॉन ध्यान से देखना है, जीरो है, दिख रहा है, दिख रहा है, जीरो है, तो मुझे पता है कि कितना सिग्नल, कितनी आएगी मल्टीप्लिसिटी, एक आएगी, सिंगलेट आता है। अगर नेबरिंग प्रोटॉन हो गया 1, एंड का मतलब नेबरिंग प्रोटॉन होता है पड़ोसी प्रोटॉन, तो मुझे पता है कि 1, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2, तो इसका मतलब सिग्नल कितनी आएगी, 2, तो अपन 2 को लिखेंगे ऐसे और ऐसे, एक ये और एक ये। इसका अनुपात कितना आएगा, अगर नेबरिंग प्रोटॉन 0 थे तो 1, क्योंकि सिंगलेट का 1 ही आएगा। अगर नेबरिंग प्रोटॉन हो गया 1, तो ये किस में चेंज होगा, डबलेट में, तो डबलेट का मतलब 2, इसका मतलब 1 अनुपात 1, 1:1, तो इसका रेशो तो क्या आएगा 1, एक ही है, ये 2 है डबलेट, तो क्या आएगा 1:1। अगर नेबरिंग प्रोटॉन हो जाए 3 नहीं 2, नेबरिंग प्रोटॉन हो जाए 2, तो देखो ध्यान से, मुझे पता है कि नेबरिंग प्रोटॉन अगर 2 हो जाते हैं तो कितने आता है मल्टीप्लिसिटी, 3 आती है। कैसे करना है, इसको 2 में तोड़ना है ऐसे और ऐसे, इसको भी 2 में तोड़ना है, लेकिन इस वाले से इसको क्या कर देना है, मिला देना है। मैंने क्या बोला, इस वाले को 2 में तोड़ना है ऐसे, इसको यहां मिला देना है। तो देखो एक तो ये, एक ये और एक ये किसको शो कर रहा है कि भाई मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, ट्रिपलेट आई। मुझे पता है कि जब n बराबर 2 होता है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, ट्रिपलेट आती है। इसका मतलब सिग्नल 3 में टूटेगा। जब n बराबर 1 होता है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, डबलेट आती है। जब n बराबर 0 होता है तो कितनी आती है मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट आती है। ठीक, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। क्या करना था, ये 2 आया था डबलेट में, तो रेशो क्या 1/1, एक को इधर लिख दो और एक को इधर लिख दो, तो अनुपात अपने आप आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब इसका रेशो क्या है, तो देखो जो ये 1 और 1 है ना, इनको तो यहां लिख दो ऐसे के ऐसे ही, लास्ट वाले में 1 और 1। ये जो बीच वाला आया इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, तो 1 को 1 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2, तो क्या रेशो आ जाएगा 1:2:1। अरे ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाए। अब क्या करो, अगर n बराबर आपके पास आ गया 3, तो मुझे पता है कि मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, क्वाड्रेट आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब सिग्नल कितने में टूटेगा, 4 में। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 में तोड़ो, इसको भी 2 में तोड़ो, इससे मिला दो, और इस वाले को भी 2 में तोड़ो, इससे मिला दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस वाले को भी 2 में तोड़ो, इस वाले को तो इसको तो इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो लास्ट वाले खाली रह जाएंगे। ये तो एक सिग्नल, तो ये मल्टीप्लिसिटी सिग्नल की, एक ये और एक ये, यही आया। अरे आया कि नहीं आया, यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, ये 4 आई है, तो 4 को शो कर रहा है। कैसे करना है, इसको भी 2 में तोड़ो, इसमें को भी 2 में और इसको भी 2 में, तो अपने आप इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को मिला दो, तो अपने आप इसमें टूट जाएगी, 4 ही आ जाएंगे। रेशो क्या आएगा, तो हमको पता है वैसे तो, लेकिन वो याद नहीं करना। आपको क्या करना है, जो लास्ट वाले होते हैं उनको तो एज लिख दो। तो लास्ट में तो 1 है तो 1 लिख दिया, और इधर भी लास्ट में 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, 1 को 2 में जोड़ो इधर तो कितना आएगा 3, 2 को 1 में जोड़ो इधर तो कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा रेशो क्वाड्रेट का 1:3:3:1। अभी देखो थोड़ी देर पहले लिखा था, ये लिखा था क्या, लिखा था, पहले भी पढ़ते हम लोग आ रहे हैं। अगर मेरे पास n बराबर होता है 4, तो मुझे क्या आता है मल्टीप्लिसिटी, क्वांटेट 5 आती है ना, n+1 क्वांटेट।
इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मल्टीप्लिसिटी आई है 5। इसको भी 2 में तोड़ो, मैं अलग पेन से कर देता हूं। इसको भी 2 में तोड़ो, इसको भी 2 में तोड़ो और मिला दो, जो बीच वाले मिल रहे हैं। इसको भी 2 में तोड़ो, इससे मिला दो, इसको भी दोनों इससे मिला दो, लास्ट वाला कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। देखो अपने आप 5 आएंगे, 1 2 3 4 और 5। अरे आया कि नहीं आया? आया। मैंने क्या बोला, इसको 2 में तोड़ो, जो ये 3 वाला है इसको भी 2 में, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में, और जो इनको मिला दो बीच में, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, लास्ट वाले एक खाली रह जाएंगे। इसका मतलब रेशो क्या आएगा क्वांटेट का, जो लास्ट वाले उनको तो एज लिख दो, तो 1 लिख दिया और 1 लिख दिया, ठीक है। लास्ट वालों को तो 1 को 3 में जोड़ो, कितना आएगा 4। 3 को 3 में जोड़ो, क्योंकि 3 और 3 इस वाले के उस वाले के मिलने से तो बनाता है, ये वाला मल्टीप्लिसिटी को दर्शा रहे हैं अपन लोग। 3 को 3 में जोड़ो कितना आएगा 6। 3 को 1 में जोड़ो कितना आएगा 4। क्या रेशो आया? अरे क्या आया, 1:4:6:4:1। थोड़ी देर पहले यही आया था कि अभी अपन ने लिखा था इसका क्वांटेट का, यही आया था कि नहीं आया था? यही आया था। अब अगर आपके पास n बराबर हो जाए 5, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, सेक्सेट n+1 आती है। इसका मतलब कितनी मल्टीप्लिसिटी को अपने को कितने में दर्शाना है, 6 में दर्शाना है, ठीक है। क्या करो, इसको 2 में तोड़ो, तोड़ दिया। इसको भी 2 में तोड़ो, इससे मिला दो, और इस तरफ हो जाएगा एक। इसको भी 2 में तोड़ो तो इससे मिल जाएगा, और इस तरफ इसको भी 2 में तोड़ो, इस तरफ और इस तरफ, इसको भी 2 में तोड़ो, इस तरफ और इस तरफ। देखो 1 2 3 4 5 6 आई कि नहीं आई? रेशो क्या आएगा, कब आया, जब n कितना था 5, नेबरिंग प्रोटॉन 5, तो सेक्सेटी आती 4 था तो आई थी क्वांटिटी। रेशो अपने निकाल दिया, रटना नहीं है ना, मैंने बोला रटना है ही नहीं। देखो लास्ट वालों का लिख दो, तो 1 को लिख दो इधर, लास्ट में इधर भी 1 है तो 1 को लिख दो इधर। 4 को 1 में जोड़ो 5, 4 को 6 में जोड़ो 10, 4 को 6 में जोड़ो 10, 4 को 1 में जोड़ो 5। मतलब लास्ट वाले लिख दिए, फिर इसको इसमें जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, तो अपने आप ये रेशो आ जाएगा 1:5:10:10:10:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही अगर आपके पास होता n बराबर 6, n बराबर 6, तो क्या आता 6+1 सेप्टेट आता, 7 मल्टीप्लिसिटी आती। क्या करना है, इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, n बराबर 6। इसको भी 2 में तोड़ो, मैं अलग पेन से बना देता हूं। इसको 2 में तोड़ो, तोड़ दिया। इसको भी 2 में तोड़ दिया, इसको भी 2 में तोड़ दिया, इसको भी 2 में तोड़ दिया, इसको भी 2 में तोड़ो, ऐसे इसको भी 2 में, तो लास्ट वाले खाली जाएंगे, तो आपस में मिल जाएंगे ना, जैसे ये मिल गया इसका, ये मिल गया इसका। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। कितनी मल्टीप्लिसिटी आई 7। देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7। रेशो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, जो लास्ट वाले हैं 1 1 उनको तो एज इट इज लिख दो। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। आप कितने का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 1। 1 को 5 में जोड़ो कितना आएगा 6, 5 को 10 में जोड़ो कितना आएगा 15, 10 को 10 में जोड़ो कितना आएगा 20, 10 को 5 में जोड़ो कितना आएगा 15, 5 को 1 में जोड़ो कितना आएगा 6। इसका मतलब सेपरेट का रेशो क्या आया था अपना 1:6:15:20:15:6:1। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बताना चाहा, या पास करने किस चीज को बताने की कोशिश की। तो आप कतई रटेंगे नहीं इस चीज को, ठीक है। सिंगलेट है, मैं एक बार बता देता हूं, 1 मल्टीप्लिसिटी आएगी तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो रेशो आएगा 1 आएगा। अगर n बराबर 1 है तो डबलेट आएगा, तो 2 मल्टीप्लिसिटी तो ऐसे दर्शाएंगे, तो 1 को इधर लिख दो और 1 को इधर लिख दो, तो 1:1 आ जाएगा। अगर n बराबर 2 है नेबरिंग प्रोटॉन, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी ट्रिपलेट। क्या करना है, इसको 2 में तोड़ो और इसको भी 2 में तोड़ो, तो ये मिल जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लिसिटी, 2 मल्टीप्लिसिटी और 3। रेशो क्या आएगा, जो कौन जो 1 1 है उनको लिख दो एज इट इज, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर n बराबर 3 था तो क्या करो, इस जैसे 3 आए थे ना, 3 ही तो आए हैं ये ट्रिपलेट वाले 1 2 3, इनको 2 में तोड़ो, इनको भी 2 में तोड़ो, तो आपस में मिल जाएगा इधर ये और ये। इसको भी 2 में तोड़ेंगे तो ये इससे मिल जाएगा, इसका लास्ट वाले खाली रह जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 रेशो कैसे, वही जो लास्ट वाले हैं 1 1 उनको तो ऐसे लिख दो, फिर 1 को 2 में जोड़ो, 2 को 1 में जोड़ो।
सेम आ जाएगा। ऐसे ही आ गए सो ऑन। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में बनाइए और लेक्चर को एक बार रिपीट करके वापस देखिए। अगर ऐसा लगा कि मेरे को समझ नहीं आया तो आपके पास लेक्चर है, आप धीरे भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाओ अच्छे से। पास्कल ट्रायंगल आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रेशो आपको कतई याद नहीं करना है, तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको लिखो। फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं इंपोर्टेंट, जो एनएमआर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बनाओ, फिर मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों। लिया, अच्छा लगा, बेहतर लगा, समझ में आया, यही बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं सारे, उसमें से जैसे रिव्यू के रूप में क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कैसे आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कॉपी में, जहां आप नोट्स बना रहे हैं आपके पास होने चाहिए। नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारा बताता ही हूँ। थोड़ी बहुत बुक्स देख लो, हो जाएगा काम, ठीक है। समझा, मैं सारा देता ही हूँ, सारा खेल समझने का है। समझ गए तो आप खुद अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो बातें बनाते हैं कि नहीं बनाते? बहुत सारी, ये हुआ वो हुआ, उस फिल्म में ये हुआ वो हुआ। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा सा आएगा, जैसे आप पढ़ चुके हैं। जैसे बोलूं साइक्लोहेक्सेन में कितने एनएमआर सिग्नल या सिग्नल प्राप्त होते हैं? ऐसा आ गया, 1 नंबर में प्राप्त होते हैं। समझ आइए तो आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, है ना। समझा देंगे, नो टेंशन। हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन क्या है। साइक्लोहेक्सेन अपने आप में एक आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। साइक्लो का मतलब साइक्लिक, हेक्स का मतलब कितने कार्बन है, 6, तो 6 बना दो। दिस 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 दिस, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, सबके बीच में सिंगल बॉन्डिंग, इसलिए लगाया एन। तो साइक्लोहेक्सेन अपने आप में एक आईयूपीएसी नाम होता है। सबके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। दिस 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 दिस, दो के कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। कार्बन 4 रोटी खाता है, 4 चपाती खाता है, ठीक है। यह है साइक्लोहेक्सेन। आप देखेंगे कि इसमें सारे के सारे प्रोटॉन, ऑल प्रोटॉन आर इक्विवेलेंट। अरे हैं, सारे के सारे प्रोटॉन कैसे हैं, समान है। तो कैसा सिग्नल देंगे, सेम। और कितना सिग्नल देंगे, वो 1 सिग्नल देंगे। इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन कितना एनएमआर सिग्नल देता है, 1 एनएमआर सिग्नल देता है। क्योंकि इसमें जो सारे के सारे जो प्रोटॉन है, उनका केमिकल एनवायरनमेंट या रासायनिक वातावरण कैसा है, उनका सबका सेम है। और जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है वो सेम सिग्नल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आए, दिस C2H5 OCH3, ठीक है। ये होता है एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। मैं एनएमआर सिग्नल की संख्या कितने आएंगे, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि संख्या व रेशो बताइए, उसका अनुपात बताइए सिग्नलों का। सिग्नल में जो प्रोटॉन होंगे ना, उनका अनुपात, ठीक है। एरिया ऑप्शन जिसको हमने बोला था, रेशो होगा या अनुपात होगा। आई होप आप बता सकते हैं। मैं पढ़ा चुका, देख भाई, इसको खोल के लिख। C2H5 क्या होता है, CH3 CH2 एथिल, एथेन से बनता है। O और क्या, CH3, यही होता है। देख, क्या ये CH3 और ये CH3 सेम है? नहीं, ये CH3 जुड़ रहा है O से और ये जुड़ रहा है CH2 से, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसके प्रोटॉन को मान लूं मैं HA, अलग सिग्नल देंगे। CH2 के अलग प्रोटॉन है तो इसको मान लूं मैं HB, और इसके प्रोटॉनों को क्या मान लूं मैं HC। इसका मतलब इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो आप बोलेंगे सर कि 3 तो HA हैं जो अलग हैं, तो अलग सिग्नल देंगे। CH2 वाले 2 हैं जिनको मैंने HB माना है, तो आप बोलेंगे 2HB। CH3 वाले कितने हैं, 3 हैं जिनको HC माना है, तो उनको बोलूंगा मैं 3HC। तो ये भी कितना सिग्नल देगा, 1 सिग्नल, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। ये भी देगा 1 सिग्नल और 1 सिग्नल ये देगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितने एनएमआर सिग्नल देगा, ये 3 एनएमआर सिग्नल देगा। अरे देगा कि नहीं देगा, यस। अगर रेशो की बात करूं तो क्या 3 रेशो या अनुपात,
3 तो सेम टाइप के हैं, 2 सेम टाइप के हैं और 3 अलग टाइप के हैं, तो 3:2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं इनको बड़े आराम के साथ। इनको बनाओ, इनको लिखो। फिर मैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि एनएमआर में जो संकेतक लिया जाता है वो टेट्रामेथिलसिलाइल ही क्यों लिया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेज लिखिए, क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो बताइए। तो इसको आप लिखो, फिर मैं बताता हूं। लिखो इनको अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन मैं यहीं पे और कराता हूं। लिखो, लिख लिया? देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, जल्दी से पूछ लेता है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है, मैं बता भी चुका हूं, ऐसी बात नहीं। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन आता, आपके पास है मेथिल बेंजीन। जब बेंजीन पे CH3 ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम और होता है, इसको क्या बोला जाता है? टोलुइन भी बोला जाता है। में NMR सिग्नल होंगे, NMR सिग्नल होंगे। कितने NMR सिग्नल होंगे कुल मिला के, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले बनाओ मेथिल बेंजीन क्या होती है, या इसको टोलुइन भी बोलते हैं। दिस इज बेंजीन, बेंजीन। अगर इस पे लगा दूं मैं CH3 ग्रुप, तो यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे होगा, जिसको अपन प्रोटॉन बोल रहे हैं, H और H। तो आप क्या बोलेंगे कि कितने लग रहे हैं NMR सिग्नल? कि सर एक तो ये CH3 वाले तीनों प्रोटॉन सेम है, इनको मैं 3HA मान लेता हूं, ये एक सिग्नल देंगे। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये है, क्योंकि ये ऑर्थो पे जुड़ रहे हैं। ये पोजीशन पहली होती है ऑर्थो, ये होती है ये वाली मेटा, और दिस इज पैरा। लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना मेरी एक बात कि जब बेंजीन के साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे CH3C2H5, एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है, जैसे मैथिल एथिल जुड़ा होता है, तो बेंजीन के सारे प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन, सारे का मतलब ऑर्थो मेटा पैरा वाले सारे प्रोटॉन या हाइड्रोजन सेम व्यवहार करते हैं, सेम नेचर शो करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, सेम नेचर दर्शाते हैं। इसका मतलब वो सारे के सारे कैसे होते हैं? समान होते हैं, दर्शाते हैं या समान सिग्नल देते हैं। ये बात आप नोट डाल के लिख लेना, समान सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये आप आंसर में भी लिखोगे ऐसे कैसे। तो समान सिग्नल देंगे, इट मींस क्या हुआ कि ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, जब बेंजीन के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब इनको मैं मान रहा हूं सबको B, तो कितने हो जाएंगे? 5HB। ये सारे के सारे सेम सिग्नल देते हैं, मतलब एक सिग्नल देते हैं। और जो CH3 वाले हैं जिनको मैंने माना है 3HA, जिनकी संख्या कितनी है? 3 है, ये सारे के सारे सेम सिग्नल देंगे, तो ये एक सिग्नल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मेथिल बेंजीन कितने NMR सिग्नल देगा? 2, जिसका रेशो क्या होगा? 5:3 के 3 है, जो 5 हैं वो सेम सिग्नल दे रहे हैं, और जो 3 है वो सेम सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना आप। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताता हूं। ठीक है, लिखो इसको अच्छे से। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो इंडिया की, कि टीएमएस का संदर्भ यौगिक के रूप में इसी को क्यों मानते हैं कि भाई इसके सापेक्ष इतनी डेल वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट होगा। बता देते ना अपन टीएमएस लिख देते हो, तो इसका यूज क्यों किया जाता है? टेट्रामेथिलसिलाइल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर होती है दिस, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ जब 4 CH3 समूह जुड़े होते हैं, CH3 को अपन क्या बोलते हैं? मैथिल, मैथिल, मैथिल और मैथिल, इसको बोलते हैं टेट्रामेथिलसिलाइन या TMS। इसी का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ यौगिक के रूप में क्यों किया जाता है? ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं संकेतक के रूप में कि भाई TMS के सापेक्ष इतनी डेल वैल्यू आ रही है, इतनी कम आ रही, इतनी ज्यादा आ रही। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही लिखना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि TMS में निम्न गुण पाए जाते हैं, क्या 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 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? पहला देखो,
सभी प्रोटॉन टीएमएस से समतुल्यता प्रदर्शित करते हैं और समान प्रकार के सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटॉन है वो ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन अलग है, दूसरा प्रोटॉन अलग है। जो प्रोटॉन सेम है वो सारे के सारे टीएमएस से सेम सिग्नल देते हैं, ठीक है। सारे के सारे की जो डेल वैल्यू आती है वो कैसी आती है, सेम, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। ये टीएमएस के सापेक्ष बढ़िया सिग्नल देते हैं, सेम। इसीलिए इससे पता चलता है कि जिनका केमिकल एनवायरनमेंट एक है, सेम है, वो एक सिग्नल देंगे किसके सापेक्ष, टीएमएस के सापेक्ष। तो ये वही बात कर रहा है कि सभी प्रोटॉन टीएमएस से समतुल्यता दर्शाते हैं, सेम नेचर दर्शाते हैं, अर्थात वो समान प्रकार के सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। अगला देखो सेकंड पॉइंट, सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लगभग कितनी होती है, 1.8। इसका क्या यूज है, जिसकी वजह से सभी प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन सिलिकॉन से अधिक मात्रा में परिरक्षित रहते हैं, अधिक मात्रा में क्या रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं, जिसके कारण टीएमएस प्रोटॉन को उच्च क्षेत्र से अनुनादित होने के लिए मदद करता है, उच्च क्षेत्र से अनुनादित होने के लिए मदद करता है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भैया इसकी ईएन कैसी है, कम है, और अगर कम होगी तो इलेक्ट्रोनेसिटी को क्या करेगा, वो कम खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेसिटी रहेगी। और अगर रहेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेसिटी रहेगी तो परिरक्षण या विपरिरक्षण, शील्डिंग, इलेक्ट्रोनेसिटी जहां ज्यादा होती है इसका मतलब शील्डिंग। तभी बोल रहा है कि सिलिकॉन से अधिक मात्रा में परिरक्षित रहते हैं, जिसके कारण टीएमएस प्रोटॉन को टेट्रामेथिल सेलाइल, जो संदर्भ यौगिक है सिलिकॉन का, टीएमएस कॉमा लगा के, प्रोटॉन को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अनुनादित होने के लिए क्या करता है, मदद करता है कि भाई तुम कहां चक्रण करो, हाई रीजन में चक्रण करो, हाई मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करो, चक्रण करो, ठीक है। इसके लिए इसको क्या करता है, मदद करता है परिरक्षण के वजह से। परिरक्षण क्यों हुआ, क्योंकि ईएन कैसी है, कम, तो कम खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेसिटी नाभिक पे, मतलब प्रोटॉन के नाभिक पे रहेगी, और जहां इलेक्ट्रोनेसिटी रहती है वहां क्या होता है, शील्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, टीएमएस रासायनिक रूप से समतुल्य व अक्रिय होता है, ठीक है। टीएमएस का जो नेचर है वो केमिकली कैसा होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। उसमें खुद का कोई गुण नहीं होता है, ना वो खुद का कोई सिग्नल नहीं दर्शाता है एनएमआर में। अगर खुद का दर्शाने लग जाएगा तो फिर आप कैसे बताएंगे कि भाई जिसको अपन संदर्भ मान रहे हैं, जिसके सापेक्ष अपन बता रहे हैं, उसी में अगर सिग्नल आने लग गए, क्योंकि इसमें भी तो प्रोटॉन है, तो ये कोई शो नहीं करता, इट मींस ये कैसा होता है, अक्रिय होता है। इसीलिए यह एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, तभी इसका कोई सिग्नल नहीं आता, ठीक है। इसको तो अपन सबसे कोने में ले देते ऐसे करके, यहां टीएमएस, इस भैया ये लाइन है और यहां से क्या सिग्नल है, क्या डेल वैल्यू। ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिकल इक्विवेलेंट है और अक्रिय है, न्यूट्रल है, इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये भी इसका एक एडवांटेज है कि ये खुद का तो कोई प्रभाव शो करता नहीं है, केवल यहां सॉल्वेंट का या इसको सिग्नल को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अगला देखो फोर्थ पॉइंट, टीएमएस का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होने की वजह से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई लिक्विड किसमें जिस टेम्परेचर पे वेपर में चेंज होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो टीएमएस का क्वथनांक बिंदु कम होने की वजह से यह सैंपल से, जिस सैंपल को इसमें घोला गया है, इसमें मिलाया गया है, वहां से क्या हो जाता है, आसानी के साथ बाष्पीकृत हो जाता है, तो इसका प्रभाव नहीं होता। जिसमें इसको इसमें मिलाया गया होगा किसी को, जिसको अपन ज्ञात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं कि भाई इसमें कितने सिग्नल आएंगे इस कार्बनिक अणु में, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं। तो टीएमएस क्या, थोड़ा सा ताप दे देते तो टीएमएस वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम, तो इसका कोई प्रभाव एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में नहीं आता है, केवल उसी का आता है उस प्रोटॉन का जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आपको 4-5 पॉइंट्स ऐड कर देने हैं, 2.5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से लिखें, क्वेश्चन डाल के और आंसर। फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूज क्या है, क्या क्या इसका यूज है, एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसको ना देखें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम परिरक्षण विपरीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, डेल वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी करते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी का एनएमआर सिग्नल किस क्षेत्र में आएगा, उसका रेशो क्या आएगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से भी सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट्स हैं जिससे आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, मेरी उम्मीद यही है, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो मैंने पॉइंट छांट करके अच्छे से अच्छे पॉइंट ऐड किए, इनको ही आपको एग्जाम में लिखना है और अपनी कॉपी में भी इन्हीं को ऐड करना है। देखो जैसे किसी भी यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है।
एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जिस सैंपल को अपन डालते हैं, अपन को पता नहीं कौन सी, जैसे अपन लैबों में प्रैक्टिकल नहीं करते, क्रियात्मक समूह की पहचान टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन बना के सैंपल लिया जाता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें क्या अलग अलग रेंज होती है क्रियात्मक समूह की। भैया मुझे पता है क्रियात्मक समूह जैसे COOH है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, ऑयल क्लोराइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो सबकी क्या एनएमआर की अलग अलग रेंज होती है उसमें डेल वैल्यू की, ठीक है। तो पर्टिकुलर रेंज पे अगर मान आ जाता है, वैल्यू आ जाती है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो हमने सैंपल लिया था इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसके लिए वैल्यू फिक्स होती है, उसके लिए भाई इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, किसी भी यौगिक में उपस्थित किस प्रकार नाभिक किस प्रकार का होगा उसकी पहचान की जा सकती है। किस प्रकार का नाभिक, यहां रह गया सॉरी, नाभिक, क्योंकि न्यूक्लियस पे अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार का न्यूक्लियस होगा, वो एनएमआर एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कब होता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर बताया था, इवन ऑड, इवन वो सारे मैंने बताया, आप जाके पढ़ना। तो हम बता सकते हैं कि भाई कब तो एक्टिव होगा और कब इनएक्टिव होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, किसी भी यौगिक में विभिन्न प्रकार के समूहों की स्थिति के बारे में जानकारी, बिल्कुल, कि उसमें जो ग्रुप जुड़ रहे हैं या जो प्रोटॉन जुड़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे पता है डेल वैल्यू इफेक्ट होगी, और अगर डेल वैल्यू इफेक्ट होगी तो डेल वैल्यू से मैं डिसाइड करूंगा कि भैया अगर जैसे 2 क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो कहां 2 क्लोरीन जुड़ रहे होंगे, कहां एक जुड़ रहा होगा। जहां 2 क्लोरीन जुड़ रहे होंगे वो ज्यादा माइनस आई, ज्यादा खींचेंगे तो डीसील्डिंग, तो डेल वैल्यू ज्यादा आएगी। तो समूहों की या परमाणुओं की स्थिति के बारे में भी किसी कंपाउंड में, यौगिक में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगला देखो, जब प्रोटॉन मोर ईएन एटम से जुड़े होते हैं, तो मुझे पता है मोर ईएन एटम का मतलब जिसकी विद्युत ऋणता कैसी है, ज्यादा है। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, अगर वो मोर ईएन वाले से जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचेंगे, तो हाइड्रोजन से या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनिसिटी अपने आकर्षित कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिसिटी कैसी हो जाएगी उस प्रोटॉन पे, कम। और इलेक्ट्रॉनिसिटी कम हो जाती है तो सील्डिंग होता है या डीसील्डिंग, डीसील्डिंग, बी परिरक्षण, मतलब इलेक्ट्रॉनों ने कम परीक्षण कर दिया और इनको घेरा कम है, अब दूर चले गए हैं वो, तो बी परिरक्षण वैसे डेल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही मैंने लिखा है कि जब प्रोटॉन मोर ईएन एटम के साथ जुड़ा हो तो उस प्रोटॉन कि डेल वैल्यू का मान मैक्सिमम या अधिकतम या ज्यादा प्राप्त होता है, जो कि उस प्रोटॉन के चारों डीसील्डिंग को शो करता है, कि वहां जो क्षेत्र बन रहा है या जो जोन बन रहा है, जो एरिया बन रहा है वो कैसा है, डीसील्डिंग है। डीसील्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिसिटी उसके चारों ओर कैसी हो गई है, कम, क्योंकि मोर ईएन वाले ने इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या कर ली, खींच ली है। अगला पॉइंट, अधिकांश यौगिकों में परीक्षण के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में H2 का उपयोग किया जाता है। आप वैसे भी जानते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आप सब चीज को जल में ही घोलते हैं, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सब जगह यूज करते हैं। तो अगर जल का उपयोग ज्यादा मात्रा में कर लें तो डेल वैल्यू की मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब अपन H2 ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बॉन्डिंग कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जल, अगर कोई ध्रुवीय विलायक ले रहे हैं अपन जिसमें ले रहे हैं, तो उसका मतलब बॉन्डिंग बढ़ेगी, और अगर बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होगी तो बी परिरक्षण होगा, तो डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए मैंने लिखा कि जल का उपयोग करते हैं परीक्षण में, अगर जल का उपयोग ज्यादा कर लेते तो डेल वैल्यू की मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सारा का सारा उपयोग हम कहां कर रहे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन कर रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, केमिकल शिफ्ट क्या है, युग्मन स्थिरांक क्या है, सारा का सारा हम किसमें पढ़ा, हम लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो यही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या है, एडवांटेज है, या इसके क्या है यूज है, या इसका क्या है एप्लीकेशन है, या इसका क्या है ये अनुप्रयोग है, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर के साथ एनएमआर का हमारा सारा का सारा मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है, मतलब एनएमआर की यूनिट खत्म हो चुकी है। आई होप आपने साथ में ही नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो आप मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वो मजाक वाली बात है, मैं चाह रहा हूं कि 5000 सब्सक्राइबर जब हों तो हम नोट्स अपलोड करें, लेकिन फिर भी कर देंगे, आप साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के टाइम जैसे मार्च अप्रैल में राजस्थान में या हमारे भारत में एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी हम जैसे कोई लेक्चर होगा एनएमआर पे बढ़िया से कोई और अच्छे क्वेश्चन, तो बढ़िया से हम एक लेक्चर लास्ट में भी अपलोड कर देंगे पूरा एक समय के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ करा चुका हूँ। तो एनएमआर के जितने भी लेक्चर उनको ऑर्डर वाइज ऑर्डर देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अजय अकेडमी को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब तो आपने खरीद रखा है, लोगों को शेयर किया करो अपनी एफबी पे, जहां पे भी आपको सोशल मीडिया है, आप जो भी मेरे बच्चे जो रेगुलर बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मैं बोल रहा हूं, तो आप भी एफबी पे भी पोस्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोगों को फ्री में एजुकेशन मिले अच्छी बात है, वही हमारा उद्देश्य, ठीक है। मिलते हैं अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, जहां तक देखते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक, ये तो वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में सेम ही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है, क्वेश्चन सेम आते हैं, तो आप उनको दोनों में लेके चलेंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक ही स्टार्ट करेंगे जहां तक, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।